से। अभी आपने देखा एक ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है कि जितने ग्रुप ए, बी और सी के रिजल्ट आते हैं उसमें ज़्यादातर हरियाणा के बाहर के बच्चों का चयन किया जाए लगातार। देखो, ये शुरू से आप जानते हो कि जो सरकार है और जो मुख्यमंत्री जी हैं, इनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली से चल रहा है, हरियाणा के बाहर से सरकार चलाई जा रही है। और ऐसे ही HPSC का चयन भी हरियाणा के बाहर से किया जा रहा है। हरियाणा के बच्चे तो डंकी रूट के माध्यम से पलायन कर रहे हैं और हरियाणा में ग्रुप ए, बी की, सी की नौकरियों का पलायन दूसरे प्रदेशों के अंदर। इसका सबसे दोबारा से परसों एक लिस्ट आई, हरियाणा पावर यूटिलिटीज HPU में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती में 214 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इन 214 में से केवल 29 हरियाणा के। आप अंदाजा लगाएं, असिस्टेंट इंजीनियर की, अगर हरियाणा के बच्चे जो UPSC का क्लियर करते हैं, UPSC में सबसे रिजल्ट पूरे देश में हरियाणा का सबसे अच्छा है, वो हमारे खुद के HPSC जो के माध्यम से असिस्टेंट इंजीनियर में क्यों नहीं आ पा रहे। अभी आपने देखा सिविल जज में जो चयनित हुए 110, उसमें से 60 बाहर के। इरिगेशन महकमे में 49 में से 28 बाहर के, हरियाणा से बाहर के उम्मीदवार थे। SDO इलेक्ट्रिकल में 80 में से 78 बाहर के, केवल 2 ही हरियाणा के थे। और इसी तरीके से टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर में 153 में से 106 बाहरी। और HPSC जो चेयरमैन, जो मैं बार बार बात उठा चुका हूं कि क्या हरियाणा 3 करोड़ हरियाणा वासियों में से एक भी कोई ऐसा हरियाणा वासी इस काबिल नहीं है कि HPSC के चेयरमैन के पद पे। HPSC का चेयरमैन का पद भी, वो भी बाहर के। तो ये क्या मॉडल है? ग्रुप ए, बी, सी में हरियाणा के बच्चों का चयन क्यों नहीं किया जा रहा? और ये केवल यही, यहाँ तक ही सीमित नहीं रखूंगा इस बात को। एक साजिश के तहत हरियाणा वासियों का हक भी मारा जा रहा है और एक साजिश के तहत आरक्षण का लाभ जिन वर्गों को मिलता है उनके साथ भी धोखा किया जा रहा है। इसका भी उदाहरण आपने देखा इसी पिछले हफ्ते। असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश 613 में से कुल 151 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, बाकी पद खाली रहे। और पद खाली नहीं रहे, DSC वर्ग के साथ कितना बड़ा अन्याय। DSC वर्ग की 60 जो रिजर्व सीट्स थी उसमें से केवल 1 का चयन किया गया, केवल 1, बाकी खाली। ये बता दिया कि 35% और कई कंडीशंस ऐसी रख दी गई कि उन कंडीशंस में जो ना है। तो DSC वर्ग कितना बड़ा वर्ग और कितना बड़ा अन्याय। BCA वर्ग 85 में से मात्र 5 का चयन, बाकी सीटें खाली। BCB वर्ग 36 में से केवल 3 का चयन, बाकी सीटें खाली। OSC वर्ग 60 में से केवल 2 का चयन, 58 सीटें खाली। तो हरियाणा वासियों का भी हक मारा जा रहा है और जिन वर्गों को आरक्षण का से लाभ मिलना चाहिए था, उन वर्गों के साथ भी बड़ा धोखा किया जा रहा है बैकडोर से। कितना नुकसान ये पहुंचा रही है सरकार, आप इसका अंदाजा लगाएं। तो ये एक प्रदेश की बात जो आपके माध्यम से हम उठा रहे हैं कि भाई ये सही नहीं है। केवल ग्रुप डी की नौकरियों में केवल जगह मिल रही है हरियाणा वासियों को और लगातार ये धोखा हो रहा है। और जो अभी जो 3 दिन पहले जो ये पावर यूटिलिटी वाली जो आई कि भाई 214 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में केवल 29 हरियाणा के हैं, तो ये बड़ा गलत है। इसमें सरकार जिम्मेदार है और सरकार की नीयत जिम्मेदार। अच्छा, एक और बात है अलग जो है, एक जो सिरसा के 1-2 मुद्दे और है, फिर आप सवाल पूछें। ये लोकल जो मुद्दे सिरसा के 1-2 हम करना चाहेंगे। पहली बात तो सिरसा यूनिवर्सिटी में पिछले 3 महीने से एम्प्लॉइज की
जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी नहीं आ रही। ये टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों इसमें है। कितना बड़ा आप अंदाजा लगाओ, 3 महीने में दिवाली से लेकर और नया साल भी, दिवाली से लेकर नया साल भी जो आ जाता है 3 महीने में। डॉक्टर सुशील इंदुरा जी का भी और हमारे विधायक शीशपाल जी का भी हम बहुत स्वागत करते हैं। तो 3 महीने में सब कुछ आ जाता ही है। ऐसे टाइम में सिरसा यूनिवर्सिटी में जो है सैलरी ना मिलना, कोई ये हैंड टू माउथ होते हैं एम्प्लॉइज, कोई भाजपा के नेताओं की तरह या भाजपा पार्टी की तरह जो देश में सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है, आपको पता ही है कितना देश नहीं दुनिया में सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है, आपको पता है, ये रिकॉर्ड बना। तो सबसे बड़ी पार्टी करते थे, सबसे बड़ी पार्टी अब दुनिया में सबसे अमीर पार्टी बन गई। 16,500 करोड़ का इस साल का बैंक बैलेंस, 10,500 करोड़ का 24-25 में था, 6,000 करोड़ और उसमें आप ऐड करें, तो ये आज स्थिति है। दीपेंद्र जी, तो आज ये इनको अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दी जाए, नहीं तो कोई भी आंदोलन करना पड़ेगा, उसमें हम एम्प्लॉइज का साथ देंगे। और दूसरा, जल भराव की स्थिति का जो सिरसा में इतना बड़ा सामना करना पड़ा, अभी तक ना तो मुआवजा मिला, ना कोई प्लान मिला कि क्या आने वाले समय में प्लान है, प्लान के तहत किस तरीके से किसान को राहत देने की आगे कोई स्कीम बनाई जाएगी। प्रदेश की विधानसभा में ये मुद्दा भी नहीं उठाने दिया गया। आपने देखा कि अभी विधानसभा सत्र भी हुआ था, बड़ी लड़ाई लड़ी कि मुआवजा मिले किसान को और कोई योजना बनाई जाए। इतना व्यापक जल भराव से आज ग्रस्त है हमारे जो पूरा सिरसेम का क्षेत्र बनता जा रहा है सिरसा जिले के अंदर। तो ये भी एक दूसरी बात हम आपके बात, मुआवजा जारी किया है सरकार ने, लेकिन जिन लोगों को खेत डूबे हैं उनको तो एक पैसा नहीं मिला है। देखिए, और जो मिला है और जो आपने देखा होगा, ये भी लोकसभा मैंने उठाई थी बात कि हरियाणा के जितने किसानों ने पोर्टल, सरकार ने पोर्टल खोला, ई क्षतिपूर्ति पोर्टल, और जितने किसानों ने उसमें आवेदन दिया, जितने एकड़ का, वो आंकड़ा मैंने सदन में रखा था, अभी मेरे को अवधि का वो आंकड़ा याद ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें से मात्र 8% किसानों को मिला। 53,000 मेरे ख्याल कितने, 53,000। और कितनों ने भरा था? 5.5 लाख। 5.5 लाख 5.5 लाख किसानों ने ये आवेदन किया था, और 53,000 को, और 53,000 को भी जो है न्याय संगत नहीं मिला। ये आज हर जिले से कंप्लेंट आई। पहली बात तो ये, जब सरकार नीचे जाकर स्पेशल गिरदावरी के लिए जो अच्छी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी, जाकर वो तो की नहीं, सरकार ने डिप्यूट नहीं किया पटवारियों को, अधिकारियों को कि हर जगह जाकर और खेत में जाकर गिरदावरी करें और हर किसान को लाभान्वित करें। दूसरा, इन्होंने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पे कहा कि इस पे भर दो। जिन्होंने उस क्षतिपूर्ति पोर्टल पे भर दिया, आप उनके पास जाने के जिनका नहीं मिला मुआवजा, उनके पास क्या रेमेडी है? बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और मुआवजा भी, जो मुआवजे का जो दर है, वो मुआवजे का दर भी आप अंदाजा लगाओ, 2014 में कांग्रेस सरकार में देश में सबसे ज्यादा मुआवजा था 10,000 रुपये प्रति एकड़, जो उस समय पंजाब में 5,000 रुपये प्रति एकड़ था मुआवजा, जो अपना खराबे का मुआवजा जिसे कहते हैं। आज 12 साल के बाद पंजाब में तो आपको ध्यान होगा कि इनकी सरकार ने कहा, आम आदमी ने, कि भाई मिनिमम मुआवजा 20,000 प्रति एकड़ दिया जाएगा खराबे का। इस बार ये जब जल भराव की स्थिति का सामना करना पड़ा, और हरियाणा में कहा 7,000। तो 10,000, ये पहली सरकार है जो 12 साल में मुआवजा ही कम कर दिया है इन्होंने खराबे का। तो किसान इस सरकार के निशाने पे है। किसान के जख्मों पे मलहम नहीं, नमक छिड़कना आती है सरकार हर मौके पे। ये जो इस बार जल भराव के बाद की गई कार्रवाई, चाहे वो मुआवजे की हो, चाहे वो गिरदावरी की हो, चाहे वो जल भराव के आने वाले समय के समस्या के समाधान के लिए ड्रेन इत्यादि की हो, उससे साबित हो। दीपेंद्र, मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं अक्टूबर में कि 1 नवंबर से बढ़ी हुई पेंशन 3200 मिलेगी, 200 रुपये बढ़ाकर। जनवरी आने को हो गया है और अभी तक जो है वो उनके अकाउंट में 3,000 ही पेंशन आ रही है। देखिए, ये साबित होता है कि
मुख्यमंत्री जी की घोषणा का को अधिकारी सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि प्रदेश के अधिकारियों को पता है कि सत्ता की डोर दिल्ली में बैठे लोग के हाथ में है, मुख्यमंत्री जी के हाथ में नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने तो स्वयं दिल्ली से आए हुए मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री रामनाथ अठावले जी को ये कहा कि मैं तो 2 चपरासी भी नहीं बदल सकता, मैं बदली नहीं कर सकता, ये कहा। और ये हम नहीं कह रहे, ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो एनडीए की घटक दल है, जिसके अठावले जी केंद्रीय मंत्री हैं, उस पार्टी ने अपनी अधिकृत प्रेस वार्ता में चंडीगढ़ से ये कहा कि मुख्यमंत्री जी ने अठावले साहब को ये कहा है कि मैं 2 अधिकारियों की, इससे भी दुख की बात ये है कि 2 अधिकारियों की मैं तबादला नहीं कर सकता। इससे भी ज्यादा दुख की बात ये थी कि उन्होंने ऐसा, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुल्लर साहब उनके सामने कहा, तो मुख्यमंत्री जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सामने कह रहे हैं कि मैं 2 अधिकारियों की बदली नहीं कर सकता। और ये जानकारी हम नहीं दे रहे, विपक्ष नहीं दे रहा, ये वो केंद्रीय मंत्री जिस घटक दल से, आरपीआई की घटक दल, उस बैठक के बाद उनकी अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जा रही है। शायद देश में ऐसी स्थिति ना हो तो ये जो आप 3200 की बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि पेंशन आएगी मगर अभी तक नहीं आई, तो शायद जिनके हाथ में इस सत्ता की डोर है, दिल्ली बैठे जिन लोगों के, शायद उनसे बिना पूछे कर दी थी। सर ये जो विधानसभा में अभी आपने सर कहा है, प्रस्ताव लेकर के आई, सरकार के लोग कहते हैं कि नंबर नहीं है कांग्रेस के पास, बावजूद उसके और वोटिंग से पहले कांग्रेस वॉकआउट कर गई। देखिए, ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए हम लेके आए कि हर मोर्चे पे सरकार विफल, और ये मैं आखिरी कर लेता हूँ क्योंकि इसके बाद आप समझे हमें, तो अपना इसके बाद एक और ले लेते लास्ट। तो ये अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आए कि प्रदेश की सरकार हर मोर्चे में विफल साबित हो गई। जल भराव में किसान को राहत नहीं, एमएसपी मिली नहीं किसान को कहीं, चाहे वो धान की बात हो, चाहे नरमा की बात हो, चाहे बाजरे की बात हो। धान घोटाला अलग से देश के अंदर एक उदाहरण बन के सामने आया। खिलाड़ियों का कहीं सरकार कहीं ख्याल रख नहीं रही, हरियाणा के हितों का सरकार कहीं ख्याल रख नहीं रही। अपराध चरम सीमा पे है, यहाँ तक कि पुलिस के अंदर ही एक एडीजीपी स्तर के अफसरों को, अगर ऐसा इस स्तर के अफसरों को अगर आत्महत्या करनी पड़े, आपस में पुलिस में एक दूसरे पे दोषारोपण करके, और उस बात को लेकर क्या सरकार ने पूरे देश के सामने उदाहरण पेश किया, जब मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं 2 अधिकारियों की ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। तो प्रदेश में ऐसी स्थिति होगी कि यही नहीं पता कि प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। इन बातों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आए। मगर दुर्भाग्य की बात यह है, यहीं से मैं बात अपनी समाप्त करूंगा, एक आखिरी प्रश्न ले लेंगे पहले से। दुर्भाग्य की बात यह है कि जनता की ये जो मुद्दे थे, इन मुद्दों पे जवाब देने की बजाय सरकार ने हमारे 9 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। 9 विधायक सस्पेंड कर दिए सरकार ने। विधायकों को विधानसभा से सस्पेंड करने का यूं औचित्य सरकार का नहीं है, ये तो जनता का है। इन विधायकों को जनता ने चुन के भेजा है। हरियाणा में बराबर का विपक्ष है, हमारे 37 विधायक हैं और लगभग बराबर का मत प्रतिशत कांग्रेस को मिला है। तो सरकार इतने अहंकार में ना है कि विधायक को सस्पेंड कर रही है, जनता ने चुन के भेजा है। और सरकार विधानसभा में ये विधायक जब चुन के जाएंगे तो किसान की एमएसपी की, जल भराव की, कानून व्यवस्था की, मनरेगा की, मजदूरों की, गरीब की, हरियाणा के विकास की बात करेंगे। सरकार को बुरा लगे या अच्छा लगे, ये हमारा दायित्व है। तो सस्पेंड सरकार नहीं कर सकती, जनता कर सकती है सस्पेंड। और ऐसी सरकार जो जनता के मुद्दों को ना सुने, आने वाले समय में जनता ही उनको सस्पेंड करेगी। सर एक लास्ट सवाल है सर, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब उन्नाव रेप केस में जो आरोपी है उसकी बदली, उसका बेल मिल जाती है, और दूसरा केस है अंकिता भंडारी हत्याकांड में, उसमें भी बीजेपी नेता का एक बड़ा नाम आ रहा है। सरकार का अहंकार किस चरम पे आप अंदाजा लगाएं। चाहे वो उन्नाव की बात हो, चाहे वो अंकिता भंडारी का मामला हो, भाजपा सरकार कितनी असंवेदनशील हो चुकी है।
और कितनी अहंकारी हो चुकी है, इसका आप अंदाजा लगाएं। दीपेंद्र जी, सर, आपने अभी कहा था कि हमें विपक्ष ने बताया नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव लेके आते तो हम भी कांग्रेस का समर्थन करते। आदित्य चौटाला ने कहा इनेलो के दोनों विधायकों ने भी वॉकआउट किया। ये तो देखो, इनके बारे में तो आप जानते हैं हमसे ज्यादा। ये क्योंकि जैसा कि कांडा जी ने बताया ही था और हमें पता ही है कि बीजेपी की मदद से और खट्टर साहब की मदद से और उनके आशीर्वाद से विधानसभा में पहुंचे हैं, तो शायद इनका मतलब ये होगा कि उनसे जो है उनसे पूछ के, बाकी ये कहते क्या है और करते क्या है प्रदेश की जनता समझ चुकी है। इनका तो एक ही काम है भाई कि कांग्रेस पार्टी को